नमस्कार क्लास, हिस्टोरियोग्राफी 101 के इस नए एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटेंगे जिसने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी थी। हम बात कर रहे हैं 1922 की उस पुरातात्विक खोज की जिसे अगले 100 सालों तक एक भयानक और रहस्यमय मिथक के रूप में पेश किया गया। जी हाँ, किंग टूटनखामन की कब्र और उससे जुड़े उस मशहूर या यूं कहें कि कुख्यात श्राप की कहानी। तो चलिए इसकी तह तक जाते हैं। आज की हमारी इस क्लास का सिलेबस कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले 1922 की केस स्टडी, फिर उस श्राप की पूरी संरचना, किंग टूटनखामन की असली बायोलॉजी। उसके बाद हम इस पूरे मिथक का पर्दाफाश करेंगे और अंत में समझेंगे कि सच्ची अमरता आखिर है क्या। तो चलिए बिना किसी देरी के सेक्शन 1 से शुरू करते हैं। 1922 की केस स्टडी, अतीत की खुदाई। जरा उस समय के हालात की कल्पना कीजिए। ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हार्वर्ड कार्टर और उनके स्पॉन्सर लॉर्ड कार्नवन भारी दबाव में थे। 15 साल की लंबी थका देने वाली तलाश, और उस जमाने के हिसाब से लगभग 50,000 पाउंड्स खर्च हो चुके थे। नतीजे के नाम पर हाथ बिल्कुल खाली थे। लॉर्ड कार्नवन ने तो साफ कह दिया था कि भाई ये फंडिंग का आखिरी मौका है। और फिर 4 नवंबर 1922 को मानो किस्मत पलट गई। खुदाई में एक छिपी हुई सीढ़ी मिली जो 26 नवंबर को उन्हें एक बंद दरवाजे तक ले गई। इस दरवाजे पर परलोक के देवता अनुबिस की शाही मुहर लगी थी। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये एक असाधारण ऐतिहासिक क्षण था। जब कार्टर ने उस दरवाजे में एक छोटा सा छेद किया और अंदर झांका, तो पीछे से किसी ने पूछा कि क्या कुछ दिखाई दे रहा है। कार्टर का जवाब था वंडरफुल थिंग्स, यानी अद्भुत चीजें। अंदर 5,398 ऐसी बेशकीमती चीजें थीं जिन्हें 3,000 सालों से, जी हां 3,000 सालों से किसी इंसान ने नहीं छुआ था। इसमें एक ठोस सोने का ताबूत और यहां तक कि अंतरिक्ष से गिरे उल्कापिंड से बना एक खंजर भी शामिल था। सोचिए जरा, इस खोज का पैमाना इतना बड़ा था कि इसने रातों रात पूरी दुनिया की मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अब आते हैं हमारे सेक्शन 2 पर, श्राप की संरचना, हिस्टीरिया की शुरुआत। एक इतिहास के छात्र के तौर पर हमारे लिए ये देखना बेहद दिलचस्प है कि कैसे एक शानदार खोज अचानक खौफ में बदल गई। 22 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है क्लास। मीडिया ने दावा किया कि ये उन लोगों की संख्या है जो इस कब्र से जुड़े थे और अगले 6 सालों में रहस्यमयी तरीके से मारे गए। आप समझ सकते हैं कि इस एक नंबर ने आम लोगों के बीच कैसी दहशत फैला दी होगी। ये पूरा मामला अब एक सोशियोलॉजिकल फिनोमिनन बन चुका था। और इस दहशत को सबसे ज्यादा हवा दी इस एक चेतावनी ने। दावा किया गया कि कब्र के बाहर एक मिट्टी के टैबलेट पर लिखा था, जो इस फैरो की नींद में खलल डालेगा, मौत उसे अपने पंखों पर उठा ले जाएगी। उफ, सुनने में रोंगटे खड़े कर देने वाला लगता है ना। बस इसी एक खौफनाक लाइन के दम पर दुनिया भर के अखबारों ने अपनी लाखों प्रतियां बेची। अब जरा इन कथित सुपरनैचुरल घटनाओं पर गौर कीजिए जिन्हें 1920 के दशक के मीडिया ने खूब मिर्च मसाला लगाकर पेश किया। कहा गया कि कार्टर की पालतू सुनहरी चिड़िया को एक कोबरा खा गया, जो कि मिस्र के राजघरानों का प्रतीक है। फिर अप्रैल 1923 में अचानक लॉर्ड कार्नरवन की मौत हो जाती है। मीडिया ने कहा कि ठीक उसी वक्त कायरो शहर की बिजली रहस्यमय तरीके से कट गई और हजारों मील दूर इंग्लैंड में कार्नरवन की पालतू कुतिया सूजी ने भी दम तोड़ दिया। इन कहानियों ने लोगों को पूरी तरह से यकीन दिला दिया कि श्राप सच है। लेकिन चलिए अब हम सेक्शन 3 की ओर बढ़ते हैं, किंग की बायोलॉजी, तथ्य बनाम कल्पना। देखिए, अफवाहों और कहानियों का विश्लेषण करने से पहले हमें उस फेरो की असली बायोलॉजिकल सच्चाई जाननी होगी। तभी हम समझ पाएंगे कि मीडिया ने जिस खूंखार राक्षस की तस्वीर बनाई थी वो असल में कितना अलग था। प्राचीन मिस्र के राजघरानों में इन ब्रीडिंग यानी निकट संबंधियों के बीच विवाह एक बहुत ही आम बात थी। टूटनखामन का जन्म 1329 बीसी के आसपास भारी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच हुआ था और वो खुद एक भाई बहन के रिश्ते की संतान था। और क्लास बायोलॉजी के इस सच का सीधा और बहुत गहरा असर उस राजा के शरीर पर पड़ा था। असल में टूटनखामन कोई बहुत ताकतवर या श्राप देने वाला शक्तिशाली राजा नहीं था। एकेडमिक रिकॉर्ड्स हमें बताते हैं कि वो एक बहुत ही कमजोर और बीमार लड़का था। उसे क्लब फुट की गंभीर बीमारी थी, कॉलर्स बोन डिजीज थी जिसमें हड्डियों में भयानक दर्द होता है, और उसके शरीर में बार बार मलेरिया होने के भी सबूत मिले हैं। वो बिना सहारे के चल तक नहीं सकता था। इसीलिए उसकी कब्र में 1-2 नहीं बल्कि 130 वॉकिंग स्टिक्स यानी चलने वाली छड़ियां मिली थी। उसकी मृत्यु महज 18 या 19 साल की उम्र में इन्हीं बीमारियों के चलते हो गई थी। तो अब जब हम सच्चाई जान चुके हैं तो बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर,
सेंसेशनलिज्म यानी इस मिथक का पर्दाफाश। आइए इसका एक अकादमिक पीयर रिव्यू करते हैं। चलिए साइंटिफिक मेथड और थोड़े से कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हैं। मीडिया का दावा था कि इंग्लैंड में वो कुतिया ठीक उसी सेकंड मरी जब कायरो में कानवन की मौत हुई। लेकिन जरा टाइम जोन के अंतर को तो देखिए। ऐतिहासिक तथ्य ये साबित करते हैं कि कुतिया इंग्लैंड में कई घंटे बाद मरी थी। और रही बात कायरो में रहस्यमयी तरीके से बिजली गुल होने की, 1920s के दशक में कायरो में पावर कट्स होना एक रूटीन बात थी, कोई जादू टोना नहीं। और लॉर्ड कार्नवान की उस तथाकथित शापित मौत का सच क्या था? ये पूरे तरह से एक मेडिकल ट्रेजेडी थी। उन्हें एक साधारण सा मच्छर काटता है, शेविंग करते वक्त वो दाना गलती से छिल जाता है, फिर मिस्र की गर्मी में एक मक्खी उस खुले घाव को इन्फेक्ट कर देती है। याद रखिए, ये पेनिसिलिन के आविष्कार से पहले का दौर था। एक साधारण सा इन्फेक्शन जानलेवा बन गया। वैसे भी उनकी सेहत पहले से इतनी खराब थी कि वो लंदन की सर्दियां बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसीलिए मिस्र में रहते थे। कोई प्राचीन श्राप नहीं, बस एक दुखद इन्फेक्शन। और मीडिया की वो कहानी कि मम्मी के गाल पर भी ठीक उसी जगह मच्छर के काटने का निशान था, सरासर झूठ। ऐतिहासिक तथ्य ये है कि मॉर्निंग पोस्ट नाम के अखबार ने ईर्ष्या में आकर ये पूरी कहानी गढ़ ली थी। दरअसल बाकी अखबारों को कब्र के अंदर जाने का एक्सक्लूसिव एक्सेस नहीं मिला था, तो उन्होंने अपनी प्रतियां बेचने के लिए बस अपनी मनमर्जी से डरावनी कहानियां बनानी शुरू कर दी। अगर आपको अभी भी किसी श्राप के होने का जरा सा भी डाउट है, तो 2002 की इस ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की स्टडी को देखिए। इस मॉडर्न स्टडी ने उन 25 पश्चिमी लोगों की तुलना की जो उस कब्र के अंदर गए थे, उन 19 लोगों से जो कब्र के बाहर ही रहे, और सांख्यिकीय विश्लेषण ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। कब्र में प्रवेश करने वालों और न करने वालों की मृत्यु दर में लिटरली कोई भी महत्वपूर्ण अंतर नहीं था। विज्ञान ने इस मिथक को पूरी तरह से नकार दिया। और ये जो नंबर 73 है ना, ये तो आपको और भी हैरान कर देगा। ये उन लोगों की औसत आयु है जिन्हें तथाकथित रूप से शापित माना गया था। 73 वर्ष, जो कि उस समय के समाज की औसत जीवन प्रत्याशा से भी कहीं ज्यादा थी। मतलब अगर सच में कोई श्राप था तो वो लोगों की उम्र घटा नहीं रहा था, बल्कि बढ़ा रहा था। अच्छा, और वो डरावना मिट्टी का टैबलेट जिसमें मौत के पंखों की बात लिखी थी, आपको जानकर हैरानी होगी कि वो टैबलेट कभी था ही नहीं। वो पूरी तरह से एक शौकिया आर्कियोलॉजिस्ट की मनगढ़ंत कहानी थी। दशकों बाद सिक्योरिटी टीम के ही एक सदस्य ने कबूल किया कि जब पत्रकारों ने उनसे श्राप के बारे में पूछा तो टीम के लोग बस रहस्यमयी तरीके से मुस्कुरा दिए और खामोश रहे। उनकी इसी खामोशी ने मीडिया को इस पूरे झूठ को गढ़ने की खुली छूट दे दी। क्लास, इस पूरे मिथ में सबसे बड़ा झोल इस एक सवाल में छिपा है। अगर ये जानलेवा श्राप वाकई सच था, तो जिन लोगों ने इस कब्र का सबसे ज्यादा उल्लंघन किया, वो दशकों तक कैसे जीवित रहे? चलिए इस लॉजिक को भी परख लेते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी को श्राप लगना था तो सबसे पहले किसे लगता? हावर्ड कार्टर ने सबसे पहले कब्र को खोला। वो 1939 तक जिए और 64 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। डॉक्टर डगलस टेरी, जिन्होंने तो मम्मी को खोला और उसकी ऑटोप्सी तक की, वो 88 साल की उम्र तक आराम से जिए। और लेडी एवलिन 78 साल की उम्र तक। ये वो लोग थे जो फिजिकली उस मम्मी के सबसे करीब थे, लेकिन किसी प्राचीन जादू ने इनका बाल भी बांका नहीं किया। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 5, द ट्रू इमोर्टैलिटी यानी सच्ची अमरता। एक इतिहासकार के नजरिए से हमें 1922 के इस पूरे अभियान को एक श्राप या ट्रेजेडी की तरह नहीं, बल्कि यादों और इतिहास की एक बहुत बड़ी जीत के रूप में देखना चाहिए। मैं अभी भी जिंदा हूं। खोज के 16 साल बाद तक जब भी कोई रिपोर्टर कार्टर से उस श्राप के बारे में पूछता तो उनका बस यही एक सिंपल सा जवाब होता था। ये एक वाक्य पूरे के पूरे मीडिया हिस्टेरिया और श्राप की मनगढ़ंत कहानियों पर भारी पड़ता है। तो क्लास, अंत में मैं आपको इस दार्शनिक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। क्या सच में उन खोजकर्ताओं पर कोई श्राप लगा था, या फिर अनजाने में ही सही उन्होंने इतिहास के पन्नों से भुला दिए गए एक युवा राजा को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया? प्राचीन मिस्र के लोग मानते थे कि इंसान तभी सच में मरता है जब उसका नाम लेना बंद कर दिया जाए। जिन लोगों ने टूटनखामुन का नाम इतिहास से मिटाने की कोशिश की थी, इन आर्कियोलॉजिस्ट ने उनकी साजिश को नाकाम कर दिया। आज टूटनखामुन दुनिया का सबसे मशहूर फ़ैरो है। क्या पता, शायद यही उसकी सच्ची अमरता है। तो आज की इस क्लास में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर ने आपको इतिहास को एक नए नज़रिए से देखने पर मजबूर ज़रूर किया होगा।